पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुआ यूहा सन मून एम्पायर के सोल टूल इंजीनियर से बचकर लौट रहा था। अब आगे देखेंगे। वो यूहाओ बहुत तेजी से उड़ रहा था। उसे पता था कि दुश्मन उसका पीछा नहीं कर रहे, तो वह सुरक्षित है। ऐसा सोचकर उसने ऊपर की ओर उड़ना चुना। स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस और स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन की मदद से वह फिर से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग निकला। अब जब वह सुरक्षित था, तो उसकी नज़र के सामने वही सारी बातें घूम गई जो उसने अभी-अभी जाँच की थीं। तुम्हारे पीक पर रक्षा इतनी कड़ी है, मैं आखिर असली स्थिति कैसे पता लगाऊँ? अगर मैं स्पिरिचुअल शॉक का प्रयोग करके उस स्पिरिचुअल बैरियर पर हमला करूँ, तो क्या होगा? नतीजा क्या निकलेगा? कुछ गणनाओं के बाद युहाओं को फेंटली लगा कि अगर वह स्पिरिचुअल शॉक का प्रयोग करे, तो शायद उस स्पिरिचुअल बैरियर को कुछ समय के लिए तोड़ सकता है, लेकिन यह सिर्फ अस्थायी होगा और उतने समय में उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन बैरियर के अंदर की पूरी स्थिति देखने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जब तक वह खुद उस बैरियर के अंदर न चला जाए, उस छोटे से समय में जब बैरियर टूटा हो। यही एकमात्र रास्ता था जिसे वह सब कुछ साफ-साफ देख पाता। लेकिन ऐसा करना मतलब था सीधे डेथ गॉड की अटैक रेंज में जाना, और जरा सी गलती भी उसे मिटा सकती थी। होयुहाव ने सोचा, मेरे पास अपनी जान बचाने के कुछ तरीके हैं, जैसे स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन। क्या मैं बैरियर पार करने के बाद तुरंत स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में छुप सकता हूँ, और जब माहौल थोड़ा सुरक्षित हो जाए तो वापस लौट कांच कर सकता हूँ? लेकिन उसने तुरंत इस विचार को नकार दिया। वजह साफ थी। स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में प्रवेश करने के लिए तैयारी का समय चाहिए, कम से कम 5 से 10 सेकंड, और दुश्मन उसे इतना समय कभी नहीं देंगे। उसे सनराइज सिटी का वह वक्त याद आया जब वह और वांग चुअर वहां फंसे थे। चारों ओर सोल इंजीनियर्स की गश्त थी और दो इवल सोल मास्टर्स उन पर नजर रखे हुए थे। स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में कूदना सबसे सुरक्षित होता, लेकिन युहाओ को खुद को ले जाने का भरोसा नहीं था। दूसरे ननशिशुओ को तो छोड़ो। तब उसने अपनी स्पिरिचुअल फायर जलाने का निर्णय लिया, और उसी के चलते वांगचुएर ने अपनी जान कुर्बान की। अगर स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन का सहारा नहीं लिया जा सकता एंड तो युहाओ को केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके जांच करनी होगी और फिर बाहर निकलना होगा। लेकिन यह संभावना बहुत ही कम थी। एक बार डेथ गॉड सक्रिय हुआ तो उसका मिट जाना तय था। बैरियर के अंदर से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। भले ही स्पिरिचुअल बैरियर्स सोल पावर बैरियर्स जैसे सीधे अवरोधक नहीं होते नॉट, लेकिन होयुहाव जैसे शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर वाले को भी उनसे टकराकर अस्थायी कंफ्यूजन और ट्रांस हो सकता है, और युद्ध में एक क्षण की गलती ही मौत ला सकती है। युहाव सोचता रहा, क्या यह मिशन सच में नामुमकिन है? धीरे धीरे वह स्टारलू एम्पायर की सीमा में लौट आया। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और हवा में अपने को दिखाया। अचानक हवा में दो आकृतियां उसके पास आईं। वे तांग वूटोंग और येगे थीं, जो हवा से उसका समर्थन कर रही थीं। दोनों ने युहाओ का चेहरा देखा। उसकी भौहें तनी हुई थीं, जिससे साफ था कि उसका रिकॉनेसेंस मिशन असफल रहा। उन्होंने सवाल नहीं किए, बस उसे जमीन तक पहुंचाया। कमांडर स्टेंट, व्हाइट टाइगर ड्यूक और प्रिंसेस जुजू दोनों वहां उसका इंतजार कर रहे थे। ड्यूक ने युहाओ को भेजने के बाद ऑब्जर्वेशन डेक से मिंगडो माउंटेन रेंज पर नजर रखी थी। वहां से उसने दूर हल्की चमक और रोशनी देखी थी। जैसे ही युहाओ तंगवुतोंग और ये गाय से मिला, व्हाइट टाइगर ड्यूक ऑब्जर्वेशन डेक से नीचे आया और टेंट में इंतजार करने लगा। जैसे ही युहाओ जमीन पर पहुंचा, शू सेंशी और बाकी साथी उससे मिले। सेंशी ने धीरे से पूछा, युहाओ क्या हाल रहा? युहाओ ने कड़वी मुस्कान दी और सिर हिलाया। नहीं, मैं कुछ भी नहीं देख पाया। चलो अंदर चलते हैं। उसके पीछे तांग वूतोंग थी। युहाओ को लौटता देखकर उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। उसे खुद भी हैरानी हुई, मैं इस पर इतना परेशान क्यों थी? कमांडर टेंट में घुसते ही प्रिंसेस सुजुजू खुद आगे बढ़ी। युहाओ ने फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। सुजुजू ने शांत चेहरा रखते हुए कहा, यह तो बस पहली कोशिश थी। असफलता ही सफलता की जननी है। युहाओ, जब तक तुम सुरक्षित लौट आए हो, वही सबसे बड़ी जीत है। भले ही युहाओ जानता था कि बातें केवल हिम्मत बढ़ाने के लिए थीं, फिर भी उसका मन हल्का हुआ। उसने सिर हिलाया और सैंड टेबल की ओर बढ़ा। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने गहरी नजर से पूछा, युहाओ, क्या देखा तुमने? युहाओ ने मिंगडो माउंटेन रेंज के मुख्य पीक पर इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, अगर मेरा अनुमान सही है तो न केवल डेथ गॉड वहीं है, बल्कि उसका क्रिएटर भी वहीं मौजूद है।
ये सुनकर सब चौंक गए। का क्रिएटर? व्हाइट टाइगर ड्यूक और प्रिंसेस जूजू दोनों के चेहरे बदल गए। हाँ, अगर डेथ गॉड जैसी चीज है तो उसका निर्माता भी होगा। लेकिन खुफिया जानकारी के मुताबिक डेथ गॉड डुलू को सन मून एम्पायर में 30 साल से किसी ने नहीं देखा था। क्या इसका मतलब वह यही मौजूद है? वही व्यक्ति जो क्लास 10 सोल इंजीनियर बनने के सबसे करीब है? युहाओं ने सबकी शक्लें नजरअंदाज की और अपने रिकनेसेंस मिशन की पूरी कहानी सुनाई। जब सुजुजू ने सुना कि 1 किलोमीटर के दायरे में पूरा स्पिरिचुअल बैरियर बना है, तो वह दंग रह गई। इसका मतलब डेथ गॉड डोलू सिर्फ डेथ गॉड जैसे सोल टूल्स बनाने में ही माहिर नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल टाइप सोल टूल्स में भी निपुण है। युहाओं ने कुछ न कहा, लेकिन उसके चेहरे का भाव साफ बता रहा था कि हाँ। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने पूछा, युहाओ, ये स्पिरिचुअल बैरियर किस लेवल का होगा और वह सफेद रोशनी जिसने तुम्हें स्कैन करने की कोशिश की वह क्या थी? यूहान ने तुरंत जवाब दिया, वह बैरियर एक क्लास 9 सोल टूल है। भले ही डेथ गॉड जितना मूल्यवान न हो, लेकिन ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्पिरिचुअल टाइप सोल टूल है। और वह सफ़ेद रोशनी, वह भी क्लास 9 सोल टूल था। उसकी प्रोबिंग रेंज 10 किलोमीटर तक है। उसकी डिटेक्शन में अंडुलेशंस और स्पिरिचुअल पावर दोनों का प्रयोग हुआ। ये शायद बैरियर से भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे हालात में मेन पीक की जांच करना लगभग नामुमकिन है। यह सुनकर ड्यूक और प्रिंसेस दोनों का चेहरा काला पड़ गया। एक ही माउंटेन पीक पर 3-3 क्लास 9 सोल टूल्स तैनात थे। मतलब वह जगह पूरी तरह से अभेद्य किले जैसी थी। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने गहरी सांस ली और बोला, यह मिशन बहुत खतरनाक था। शुक्र है तुमने सही समय पर प्रतिक्रिया दी, वरना। युहाव ने भौहें सिकोड़कर धीमी आवाज में कहा, लेकिन मेरी यात्रा बेकार नहीं गई। ड्यूक प्रिंसेस, अगर मेरा अनुमान सही है तो डेथ गॉड हमारी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली है। क्या? और भी शक्तिशाली? यह सुनकर ड्यूक और प्रिंसेस दोनों का चेहरा सख्त हो गया। डेथ गॉड पहले ही उनके कई शक्तिशाली सोल मास्टर्स का कत्ल कर चुका था। अगर यह और भी शक्तिशाली है तो इसकी ताकत आखिर कितनी होगी? सुजुजू ने मुश्किल से पूछा, युहाओ तुम किस पहलू की बात कर रहे हो? युहाओ ने धीमी आवाज में कहा, डिस्टेंस। उसने बताया कि वह लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर था और फिर भी मेन पीक से सफेद रोशनी उसे टारगेट करने पहुंची। अगर यह सच है तो डेथ गॉड की अटैक रेंज 5 किलोमीटर से कहीं अधिक है। एरिया अटैक में 5 किलोमीटर, लेकिन सिंगल डायरेक्शन अटैक उससे भी दूर तक। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने सैंड टेबल पर मुट्ठी रखकर कहा, यह सही हो सकता है। अगर हम डेथ गॉड की रेंज 5 किलोमीटर मानकर स्ट्रैटेजी बनाते तो हमारी बहुत बड़ी हानि होती। यह वास्तव में बहुत डरावना है। युहाव ने गहरी आवाज में कहा, डेथ गॉड के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। हमें रिकॉनेसेंस मिशंस जारी रखने होंगे, क्योंकि यही सोल टूल तय करेगा कि हम सन मून एम्पायर की डिफेंसिव लाइन तोड़ पाएंगे या नहीं। अगर इसे हटाने का रास्ता मिल जाए तो जीत हमारी होगी। हमारे सोल्जर्स और सोल मास्टर्स की ताकत अनस्टॉपेबल होगी। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन दोबारा रिकॉनेसेंस मिशन भेजना बहुत खतरनाक है और तुम्हारे सिवा कोई ये कर भी नहीं सकता। मैं तुम्हें फिर खतरे में नहीं डाल सकता। हुआयुहाव हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है ड्यूक, ए, इस कोशिश से हमने डेथ गॉड को और अच्छे से समझ लिया है। अगली बार मैं और भी सावधान रहूंगा और स्पिरिचुअल डिटेक्शन का यूं ही लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी जिंदगी को मजाक नहीं बनाऊंगा। आज रात की जांच के बाद युहाओ के दिल की निराशा जैसे धुएं की तरह उड़ गई थी। अगर दुश्मन बहुत आसान होते तो उसके अंदर लड़ाई की भावना जागती ही नहीं। लेकिन डेथ गॉड की रहस्यमय ताकत ने उसमें गहरी दिलचस्पी जगा दी थी। आखिरकार वह श्रेक एकेडमी के अल्टीमेट सोल्जर प्लान का इकलौता सफल परिणाम था। क्या डेथ गॉड की जांच करना उसके अल्टीमेट सोल्जर के रूप में क्षमता साबित करने का सबसे अच्छा मंच नहीं था? व्हाइट टाइगर ड्यूक कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया जब उसने यूहाओ को देखा। उसके अंदर भरपूर फाइटिंग स्पिरिट थी। असली नायक वही होते हैं जो मुश्किल और संकट की घड़ी में आगे आते हैं। ये नौजवान नामुमकिन हालात और बंद रास्तों का सामना कर रहा था, लेकिन फिर भी उसमें जोश था, डर का नाम तक नहीं। सिर्फ उसकी हिम्मत ही काबिले तारीफ नहीं थी, बल्कि उसे अपने सामर्थ्य पर भी भरोसा था। वह असंभव बाधाओं के सामने भी आगे बढ़ता। ऐसा ही तो आदर्श होता है। सुजुजू ने भी युहाओ की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक छिलमिला रही थी। ये लड़का वाकई कमाल का है। काश मैं कुछ साल छोटी होती। ये सोचते ही राजकुमारी के गालों पर लालिमा छा गई।
डाइहाओ ने कुछ देर सोचा और बोला, युहाओ, मैं तुम्हें और सलाह नहीं दूंगा। मैं स्टार लू एम्पायर के लाखों नागरिकों की ओर से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। एक सैनिक का कर्तव्य अपने देश की रक्षा करना है ताकि नागरिक युद्ध की क्रूरता और पीड़ा न झेलें। अब से अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो बेझिझक बताना, नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी और मैं तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। युहाओं ने सिर झुकाया। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। मैं अभी लौटता हूँ ताकि अच्छे से सोच सकूं। ठीक है। व्हाइट टाइगर ड्यूक और प्रिंसेस जूजू को भी युहाओं की खबरों को पचाने के लिए वक्त चाहिए था। युहाओं अपने कमरे में लौट आया और बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। मिंगडो माउंटेन रेंज की मुख्य चोटी पर उसकी जासूसी में की सारी तस्वीरें और घटनाएं उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। उसने एक भी बारीकी छूटने नहीं दी। अपनी बेहतरीन याददाश्त से उसने सब कुछ लगभग हूबहू दोबारा जी लिया। क्या सच में कोई कमजोरी नहीं है? 2 घंटे बाद उसकी आंखें खुली। भौहें कसी हुई थीं। उसने कई बार अलग-अलग अंदाजे लगाए लेकिन हर बार बंद रास्ता ही मिला। स्पिरिचुअल बैरियर को क्लास 9 सोल टूल से तोड़कर अंदर जाना मुश्किल नहीं था, लेकिन बाहर जिंदा निकलना असली समस्या थी। और फिर अंदर पहुंचकर जांच के लिए समय चाहिए था। क्या डेथ गॉड डोलू उसे इतना समय देगा? उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। युहाओं के शरीर से दो परछायां बाहर निकलीं और इंसानी रूप लेने लगीं। स्काई ड्रीम आइसवर्म और आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन। युहाओं ने धीरे से कहा, ब्रदर स्काई ड्रीम आइस एम्प्रेस, मेरी मदद करो। तुम्हारी नज़र में क्या मेरे पास कोई चांस है? स्काई ड्रीम आइसवर्म मुस्कुराया। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे पास चांस है। आ? युहाओ चौंक गया। वह घंटों से सोच रहा था और कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन आइसवर्म ने तुरंत कहा कि चांस है। आइसवर्म ने तिरछी हंसी के साथ कहा, तुम एक बात भूल रहे हो युहाओ। तुम्हारे पास एक शक्तिशाली प्रोटेक्टर है। अगर तुम उसे गिन लो तो शायद डेथ गॉड तुम्हें सीधा वार करके भी मार नहीं पाए। युहाओ की आंखें चमकी। क्या तुम कहना चाहते हो? आइस एम्प्रेस ने बीच में कहा, वो हमेशा तुम्हारे सहारे बुरा काम नहीं कर सकता। उसे भी जिम्मेदारी निभानी होगी। बात साफ थी। वो बीस्ट गॉड डीटीएन की बात कर रहे थे, जिसकी रिवर्स स्केल युहाओ के शरीर से जुड़ी थी। बीस्ट गॉड को डर था कि युहाओ भविष्य में गॉडली सीट हासिल कर इंसानी सीमा तोड़ देगा। लेकिन उतना ही डर ये भी था कि अगर युहाओ मर गया तो ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट की किस्मत भी खत्म हो जाएगी। उनके लिए ये विनाशकारी होता। इसलिए डीटीएन मजबूर था कि अपनी शक्ति से युहाओ की रक्षा करे। युहाओ ने धीमे स्वर में पूछा, ब्रदर स्काई ड्रीम, आइस एम्प्रेस, तुम्हारे हिसाब से डीटीएन की कितनी ताकत रिवर्स स्केल से चैनल हो सकती है? आइसवर्म ने कहा, अटैक की ताकत तो कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम 80% उसकी डिफेंसिव शक्ति चैनल हो सकती है। याद है जब उसने तुम्हें गॉड रेल्म की एनर्जी महसूस करने से रोका था? तब उसने अपनी ऑरा सीधे तुम्हारे शरीर पर उतार दी थी। उसी तरह किसी भी विनाशकारी वार का असर लगभग सीधे डीटीएन पर चला जाएगा। डीटीएन स्पेशल एनर्जी भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। रिवर्स स्केल के जरिए वो तुम्हारा स्थान पहचान लेगा और अपनी शक्ति तुम तक पहुंचा सकता है। अगर तुम स्पिरिचुअल पावर से उस स्केल को उत्तेजित करोगे तो डीटीएन की प्रतिक्रिया और अति तेज होगी। तब तक तेज तब तक तुम स्पेक्ट्रल डेमिप्लेन में भाग सकते हो। हाँ, हमें खास सावधानी रखनी होगी। डेथ गॉड की लाइट का सीधा वार झेलना खतरनाक होगा। युहाओं की आंखें चमकने लगीं। उसे लगा जैसे बंद रास्ते में एक दरार खुल गई हो। अगर ऐसा है तो हम। एक दिन बाद युहाओ सुबह सुबह ही उठ गया। उसकी हालत कल से कहीं बेहतर थी। उसके लिए कई बार डोंगर ही सब कुछ रही थी। जब उसने तय किया कि थांगुदुंग वही नहीं है तो उसका दिल भारी हो गया। अब डेथ गॉड की जांच उसके लिए उस दर्द से निकलने का सबसे अच्छा रास्ता था। इस काम में डूबने से उसका दिल का बोझ हल्का हो जाता था। वह पूरब की ओर मुड़ा। उगते सूरज की पर्पल एनर्जी का सहारा लेकर उसने पर्पल डीमन आइज की साधना शुरू की। भले ही ये तकनीक अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, उसने इसे कभी छोड़ा नहीं। साधना अब उसकी हड्डियों में बस चुकी थी। गर्म पर्पल एनर्जी उसकी आंखों को और भी साफ व चमकीला बना रही थी। हल्की बैंगनी चमक से उसमें एक शाही और सुरुचिपूर्ण आभा झलक रही थी। उसी समय तंगुतोंग अपने तंबू से बाहर आई। उसने युहाओ को साधना करते देखा। उसने हैरानी से पाया कि जब वह ध्यान से युहाओ को देख रही थी, तो उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व हवा और धूप में घुल गया है। उसकी उपस्थिति इतनी निर्मल थी कि एक भी मैल नहीं था। ये कैसे हो सकता है? वुतोंग सोचने लगी। ऐसा एहसास उसे पहले सिर्फ अपने पिता से हुआ था।
युहाओं की सोल पावर लहरों की तरह थी, उसका रक्त और ची पारे जैसा बह रहा था। उसका हर सांस में उसकी सोल पावर, स्पिरिचुअल पावर और रक्त ची एकदम तालमेल में घूम रहे थे। यूं लगा जैसे उसकी कल्टिवेशन खुद ब खुद और आगे बढ़ रही हो। युहाओं ने लगभग 1 घंटे तक साधना की। जब उसकी सोल पावर वापस डैंटियन में लौटी, तो उसने गहरी सांस छोड़ी। उस सांस से निकली धुंध 100 मीटर तक पतली रेखा बनाकर आसमान में उठी। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकली। धुंध तुरंत पतले धागों में बदल गई, जो गोल घेरों की तरह घूमकर वापस उसके शरीर में समा गए। उसकी तीनों एनर्जीज चरम स्थिति में थीं। चारों ओर की वाइटल एनर्जीज मानो उसकी ओर खिंच रही थीं। हालांकि जल्दी बिखर भी जाती, लेकिन युहाओं के शरीर में उनका सबसे महत्वपूर्ण अंश समा चुका था। करीब 1 और घंटे बाद आसमान पूरी तरह उजला हो गया। युहाव की अवस्था समाप्त हुई। उसकी सोल पावर थोड़ी और बड़ी थी। और भी अहम यह था कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और सोल पावर में गहरा मेल बन गया था। उसका रक्त और ची भी उससे तालमेल में था। ये एहसास अद्भुत है। कल रात का खतरा वाकई मेरी क्षमता जगाने में मददगार रहा। युहाव संतुष्ट मुस्कान के साथ कैंटीन की ओर चला। नाश्ते से पहले खुद को तरोताजा करना चाहता था। तभी पीछे से आवाज आई, अरे! तंगू तोंग हाथ कमर पर रखे गुस्से में खड़ी थी। सुबह की धूप में उसका शरीर सुनहरी चमक लिए था। उसके गुलाबी नीले बालों में सोने जैसी चमक थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्या हुआ? युहाओं ने शांत स्वर में पूछा। लेकिन उसके लिए अब वुतोंग का स्थान बदल चुका था। वह अब उसे वांग डोंगर नहीं मानता था। तंग वुतोंग बेहद नाराज थी। वह 2 घंटे तक उसे देखती रही और युहाओं ने एक बार भी ध्यान नहीं दिया। साधना पूरी करने के बाद वह ऐसे ही चला गया जैसे वह वहां हो ही नहीं। उसने तिरछी नजरों से युहाओं को देखा और बोली, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर की इतनी तारीफ होती है, यहां तुम्हारे पास एक जिंदा इंसान खड़ी थी और तुम्हें दिखाई ही नहीं दिया। युहाओं ने शर्मिंदा होकर कहा, माफ करना, मैं साधना में डूबा हुआ था। तुम्हें कुछ चाहिए? मैं? टांग वुतोंग उसकी साफ और दूर सी आंखों को देखकर चुप हो गई। हाँ, मैंने तो उसे बस यूं ही रोका था, लेकिन क्यों मुझे लग रहा है कि उसका यह बर्ताव और भी चुभने वाला है। बेशक हाउ को यह नहीं पता था कि टंग वुतोंग के दिल में क्या चल रहा था। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो युहाओ ने हल्की सी मुस्कान दी और सीधा कैंटीन की ओर बढ़ गया। टंग वुतोंग ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। वह युहाओ की परछाई को धीरे धीरे दूर जाते देख रही थी। वह सचमुच इस परेशान करने वाले लड़के को पीटना चाहती थी। हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि यह लड़का इतना खटकता क्यों है। उसने पैर पटका और कहा, मैं भी खाने जा रही हूं। उसने अपना छोटा सा अहंकारी ठोड़ी ऊंचा उठाया और गर्व से कैंटीन की ओर चल दी। नाश्ते के बाद युहाव के लिए चारों तरफ की दुनिया जैसे हवा हो गई। वह सीधे अपने टेंट में लौट गया और फिर शाम तक बाहर नहीं निकला। यहां तक कि दोपहर का खाना भी उसने छोड़ दिया। दूसरे लोग स्वाभाविक रूप से उसे परेशान करने नहीं आए। कभी कभी आत्मा गुरु सोल मास्टर्स बंद दरवाजे की साधना में भोजन छोड़ देते थे। ये बहुत सामान्य बात थी। युहाव केवल तब बाहर आया जब आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। इस बार वह सीधे कमांडर के टेंट में गया। ड्यूक, सर। युहाव ने विनम्रता से व्हाइट टाइगर ड्यूक का अभिवादन किया। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने मुस्कुराते हुए कहा, युहाव, मैंने सुना कि तुमने दोपहर का भोजन नहीं किया। क्या तुम साधना कर रहे थे? वह हो युहाव से बहुत प्रभावित थे। यह युवक अभी 20 साल का भी नहीं था, लेकिन बहुत शांत और स्थिर था। सबसे बड़ी बात, उसके पास स्पिरिचुअल डिटेक्शन जैसी क्षमता थी। उसकी वजह से स्टारलू एम्पायर की जासूसी क्षमता बहुत बढ़ गई थी। भले ही स्थिति कठिन थी, लेकिन उनकी वजह से थोड़ी उम्मीद बची हुई थी। यूहाव ने कहा, सर, मुझे आज रात बाहर जाना होगा। मैं आपको अपनी योजना बताने आया हूं। व्हाइट टाइगर ड्यूक की मुस्कान अचानक जम गई। क्या तुम आज रात फिर बाहर जाओगे? नहीं, टाइहाउ ने तुरंत मना कर दिया। पिछली रात का मिशन पहले से ही बहुत खतरनाक था। अगर डेथ गॉड फिर से सक्रिय हो गया, तो इस बार शायद युहाओ बचकर न लौटे। और अगर वह मारा गया, तो यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरे स्टारलू एम्पायर के लिए अपूर्णीय क्षति होगी। लेकिन युहाओ मुस्कुराया और बोला, ड्यूक, निश्चिंत रहिए। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर डेथ गॉड की जांच नहीं करने जा रहा। मैंने अब तक पर्याप्त तैयारी नहीं की है। लेकिन अगर मैं कुछ भी नहीं करता, तो हम यहीं फांसे रह जाएंगे। और यही सन मून एम्पायर का असली मकसद है। ड्यूक थोड़ा शांत हुए और बोले, तो फिर तुम क्या करने वाले हो? युहाव ने आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा,
सन मून एम्पायर ने इतने समय से हमारी निगरानी पर ताले लगा रखे हैं। डेथ गॉड वाले मुख्य पर्वत शिखर पर अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या मैं उनके सर्वेलेंस सोल टूल्स पर कुछ नहीं कर सकता? मैं उन्हें थोड़ी परेशानी देने जा रहा हूँ। व्हाइट टाइगर ड्यूक की आंखें चमक, तुम कहना क्या चाहते हो? युहाव आगे बढ़ा और धीमी आवाज में अपनी योजना समझाई। जैसे जैसे ड्यूक सुनते गए, उनकी आंखें और भी चमकती गईं। अंत में उन्होंने लगातार सिर हिलाया। ठीक है, ये करो। तुम्हारी हर उपलब्धि तुम्हारी ही होगी। हाँ, अगर तुम चाहो तो एम्पायर उन्हें खरीद भी सकती है। क्या कहते हो? सौदा पक्का। युहाव ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। ड्यूक ने पूछा, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? युहाव ने सिर हिलाया। नहीं, मैं अकेला सबसे छोटा लक्ष्य रहूंगा। मेरे साथ टैंकसेक के साथी पर्याप्त होंगे। मैं सिर्फ आपको सूचना देने आया हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि अपनी रक्षा को मजबूत रखिए। संभव है दुश्मन बदला लेने की कोशिश करे। ड्यूक के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। बदला? काश वे आएं। मैं तो चाहता हूं कि वे पूरी सेना भेजें। युहाव ने बाहर आकर अपने साथियों को योजना बताई। किसी ने ज्यादा चिंता नहीं की। सभी को भरोसा था कि जब तक वह मुख्य शिखर में नहीं जाएगा, उसे ज्यादा खतरा नहीं होगा। आ, आखिर उसकी भ्रमित करने वाली क्षमताएं बहुत ताकतवर थीं। 1 घंटे बाद स्टारलू एम्पायर की नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी का कैंप अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल निगरानी टावरों से रोशनी आ रही थी। बाकी सैनिक आराम कर रहे थे। फौजी जिंदगी का ही नियम था। जल्दी सोना, जल्दी उठना, ताकि आधी रात में दुश्मन के अचानक हमले से बच सकें। अंधेरे आसमान में एक परछाई बिना आवाज किए ऊपर उठी। उस समय सेना के सारे एरियल सर्वेंस टूल्स बंद थे, इसलिए किसी को पता ही चला। एक एक करके कई और परछायां भी उसके पीछे आसमान में मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। उसका फ्लाइंग टाइप सोल टूल सक्रिय था। वह इमिटेशन का भी उपयोग कर रहा था। इस ऊंचाई पर उड़ाना नियंत्रण आसान था और उसकी गति अद्भुत थी। साधारण निगरानी सोल टूल्स उसकी उपस्थिति पकड़ भी नहीं सकते थे। मिंगडो पर्वत श्रृंखला अब युहाओं की नजरों में थी। यहीं सन मून एम्पायर की एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स की सीमा शुरू होती थी। युहाव रुका और ऊपर आसमान की ओर देखा। अगर वह और आगे बढ़ता तो उसका पकड़ा जाना लगभग तय था। ऑसिलेशन डिटेक्टर्स सबसे खतरनाक थे। ये चमगादड़ की तरह साउंड वेव्स भेजते थे और कोई भी छिपने की कला उनसे बच नहीं सकती थी। युहाव ने अपनी स्पिरिचुअल पावर फैलाई और अचानक उसके चेहरे पर हैरानी उभरी। इतने सारे सर्वेलेंस सोल टूल्स! सामने आकाश में हजारों सोल टूल्स बिखरे हुए थे। लग हर प्रकार के सर्वेलेंस टूल्स वहां मौजूद थे। वे इतनी सटीक पंक्तियों में लगे थे कि जैसे आकाश में जाल बिछा हो। ये देखकर भी युहाओ चकित रह गया। वाह! सन मून एम्पायर वाकई बहुत अमीर है। युहाओ मुस्कराया। उसने अपने फ्लाइंग टाइप टूल को ऊपर की ओर मोड़ा। ब्लास्ट पोर्ट्स नीचे की ओर झुके और युहाओ ने अपनी आत्मा शक्ति छोड़ी। वह और ऊंचाई पर उड़ने लगा, क्योंकि असली खतरा नीचे लगे ऑफेंसिव सोल टूल्स थे। अगर सबने एक साथ हमला कर दिया तो पूरा क्षेत्र आग और विस्फोटों से जाता लगातार ऊपर चढ़ता गया। वह 700 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसने सोल पावर बहुत तेजी से खर्च करना शुरू किया। उसकी स्पिरिचुअल सीमा में एक टारगेट आया। युहा तुरंत इमिटेशन की अधिकतम शक्ति का उपयोग कर उस ओर उड़ गया। यह था हाई ऑल्टीट्यूड एरियल सर्वेंस सोल टूल। केवल ही 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थिर हंसे थे। युहाओ ने पहले भी इन्हें पकड़कर अध्ययन किया था, इसलिए उसे पता था कि उनकी संरचना कैसी होती है। इनमें थर्मल या ऑसिलेशन डिटेक्टर्स नहीं होते थे। इसलिए इमिटेशन और अल्टीमेट आइस ऑरा के सहारे वह पूरी तरह छिपा रहा। वह उस सोल टूल के ऊपर पहुंचा। उसने स्पिरिचुअल डिटेक्शन सक्रिय कर चारों ओर जांच की। फिर उसने अपनी हथेली जितना एक धातु काल के ब्लाइंड स्पॉट पर चिपका दिया। वह निश्चिंत था कि कोई उसे खोज नहीं पाएगा। इसके बाद वह अगले लक्ष्य की ओर उड़ गया। उसके फ्लाइंग टूल में 6 मिल्क बॉटल्स लगे थे। उनसे उसकी उड़ान का समय दोगुना हो गया। लेकिन ऊंचाई, ठंड और पतली हवा के कारण उसकी आत्मा शक्ति और शारीरिक ऊर्जा लगातार खर्च हो रही थी। लगभग 1 घंटे बाद युहाव थकान महसूस करने लगा। वह तुरंत मुड़ा और वापसी की ओर उड़ चला। जब वह सन मून एम्पायर की सर्वेलेंस सीमा से बाहर निकला, तब जाकर नीचे जमीन पर उतरा। वहां सुसैंशी पहले से इंतजार कर रहा था, जैसा कि युहाव ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन से तय किया था। तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।